हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक काम करना कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अगर मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर अपलोड होता है, रिकॉर्डिंग हो चाहे लाइव हो, तो आपको उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएंगे, आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको ई नोट्स और ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। ई नोट्स ई बुक्स भी अवेल हो जाएंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम वाले चैनल पे क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। और कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स हैं? एमपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, दिल्ली बोर्ड है और राजस्थान बोर्ड है। ठीक है। तो चलिए जरा कहानी को स्टार्ट करेंगे। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 3 मोशन इन अ प्लेन का एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक बाय एक तरफा वीडियो होने वाला है, क्योंकि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। ठीक है। आपका बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करवाएंगे, लेके चलेंगे आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरफ। स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इफ इट इज स्केलर और अ वेक्टर। इफ इट इज स्केलर और अ वेक्टर, तो पहले बात करेंगे वॉल्यूम के बारे में। तो वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। उसके बाद मास की जब बात करेंगे तो मास इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। उसके बाद किसकी बात करेंगे? स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद बात करेंगे एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। एक्सेलरेशन की जहां तक बात है तो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद किसकी बात हो रही है बेटा? उसके बाद बात हो रही है डेंसिटी की, तो डेंसिटी इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। डेंसिटी की बात हो रही है, दिस इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? नंबर ऑफ मोल्स की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद बात किसकी हो रही है? वेलोसिटी की बात हो रही है। नंबर ऑफ मोल्स के बाद किसकी बात हो रही है बेटा? वेलोसिटी की बात हो रही है। तो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी जो है दिस इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद क्या है बेटा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा। ठीक है, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट की बात हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी दोनों वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की बात हो जाए, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। और एंगुलर वेलोसिटी, अच्छा ओमेगा का, अच्छा ओमेगा जो है ना, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए भी यूज करते हैं और एंगुलर वेलोसिटी के भी यूज करते हैं। तो मैं काम कर रहा हूं कि यहां पे जब स्केलर था ना तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी था ये, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी इज एब्सोल्युटली अ वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी इज एब्सोल्युटली अ वेक्टर क्वांटिटी। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल में यहां तक कोई तकलीफ आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं हो रही होगी। यहां तक का स्क्रीनशॉट लिया जाए जल्दी से जल्दी। 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर, सुपर डन हो गया। चलो ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑल डन फॉर यू। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। पिक आउट द 2 स्केलर क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग लिस्ट। कौन सी 2 स्केलर क्वांटिटीज हैं? तो पहली बात तो देखो भैया, फोर्स कैसी क्वांटिटी है? ये तो वेक्टर है। एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है, वर्क स्केलर क्वांटिटी है। दो ही चूज करनी है, तो पहली अपन ने क्या चूज कर ली? वर्क। उस करंट भी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो करंट भी स्केलर क्वांटिटी है। लीनियर मोमेंटम वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर, रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर। तो ये रहा अपने पास सोल्यूशन, 2 क्वांटिटीज, वर्क और करंट। ये वाला फंडा क्लियर है? 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो भाई, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया। अगले वाले क्वेश्चन पे आया जाए। पिक आउट द ओनली वेक्टर क्वांटिटी इन द फॉलोइंग लिस्ट। ठीक है, एक लौती वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर? टेम्परेचर स्केलर, प्रेशर स्केलर, इंपल्स पकड़ में आ गई। इंपल्स जो है ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एवरेज फोर्स इनटू स्मॉल टाइम इंटरवल। एवरेज फोर्स इंटू क्या हो जाएगा? स्मॉल टाइम इंटरवल। एवरेज फोर्स इंटू स्मॉल टाइम इंटरवल इज एज सिंपल एज दैट। जल्दी से इस वाले पे टिक लगा लेना। ठीक है, इंपल्स पे टीका लगा दो ना। हो गया। 3 2 1 रेडी गो।
सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो बेटा, ओके, ये वाला फंडा क्लियर हो चुका है। अगले वाले पे कूद जाए। स्टेट विथ रीजंस वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक ऑपरेशन विथ स्केलर एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज आर मीनिंगफुल। ठीक है, तो पहला लिखा है एडिंग टू एनी टू स्केलर्स। ठीक है, एनी टू स्केलर्स का है बेटा, कहा गया एडिंग एनी टू स्केलर्स। तो मैं ए वाले का रीजन देना चाहूंगा कि ए वाले का आंसर होगा नो। ए वाले का आंसर होगा नो। ठीक है, बिकॉज किसी भी दो स्केलर को आप ऐड नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कि किसी भी दो को पकड़ के ऐड कर दिया भाई। अगर दो स्केलर को ऐड कर रहे हो ना तो उनका सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होना जरूरी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? स्केलर्स ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस कैन नॉट बी एडेड ना। स्केलर्स ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस कैन नॉट बी एडेड। भाई वर्क भी स्केलर है, मास भी स्केलर है, पर क्या दोनों को ऐड कर दोगे क्या? नहीं कर सकते। तो वर्क एंड स्केलर आर बोथ, वर्क एंड मास आर बोथ स्केलर्स बट दे कैन नॉट बी एडेड बिकॉज स्केलर्स ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस कैन नॉट बी एडेड। वहां पे लिखा था एनी स्केलर, तो स्केलर्स ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस कैन नॉट बी एडेड। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, दूसरे वाले पे आ जाओ। एडिंग अ स्केलर टू अ वेक्टर ऑफ द सेम डायमेंशन। क्या बोला गया बेटा, क्या बोला गया? एडिंग अ स्केलर टू अ वेक्टर ऑफ द सेम डायमेंशन। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक स्केलर और एक वेक्टर को अपन ऐड कर दें? तो बेटा पहली बात तो ये है कि वेक्टर और स्केलर का एडिशन पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये दूसरे वाले का जो आंसर है ना वो भी क्या हो जाएगा? नो। तो जरा उसके ऊपर भी नो लगा देना। ठीक है ना, तो इसका मसला क्या है कि एडिंग अ स्केलर टू अ वेक्टर ऑफ द सेम डायमेंशन, डायमेंशन चल भले ही सेम है लेकिन फिर भी स्केलर का और वेक्टर का एडिशन पॉसिबल नहीं होता भाई। स्केलर का और वेक्टर का एडिशन पॉसिबल नहीं होता है, कोई मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं आता उसमें। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? नो, बिकॉज स्केलर्स एंड वेक्टर्स कैन नॉट बी एडेड। स्केलर्स कैन नॉट बी एडेड टू वेक्टर। तो मुझे बताओ ना यार, 4 जूल प्लस 5, अच्छा मान ले अगर सेम डायमेंशनल फॉर्मूला भी है ना तो वो पता है किसका होता है? सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं भाई जिनका सेम डायमेंशनल फॉर्मूला आ सकता है लेकिन सबको ऐड नहीं कर सकते। स्केलर कैन नॉट बी एडेड टू वेक्टर। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि मान ले अगर अपन बात करते हैं टॉर्क के बारे में। ठीक है, तो टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला भी ml2t-2 होता है और वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला भी ml2t-2 होता है। वर्क स्केलर क्वांटिटी हो गई, टॉर्क कैसी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी हो गई। दोनों का एडिशन पॉसिबल थोड़ी ना है। ठीक है, तो नो स्केलर्स कैन नॉट बी एडेड टू वेक्टर। चलो आ जाओ सी वाले पे। मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय एनी स्केलर। ठीक है, किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया है किसी स्केलर क्वांटिटी से, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भैया मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप जानते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, मास स्केलर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। मल्टीप्लाई करते हैं बिकॉज मीनिंगफुल रिजल्ट आता है एज फोर्स। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यस दिस इज पॉसिबल। यस ये पॉसिबल है। और ये किस हिसाब से पॉसिबल है? बिकॉज यार मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई किया तो फोर्स आया ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करा एंड वी गॉट अ वेक्टर मीनिंगफुल प्रोडक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डी वाले पे आ जाओ बेटा, किस पे आ जाओ? डी वाले पे आ जाओ बेटा। तो डी वाला क्या? मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर। डी वाला क्या है? मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर। तो हाँ बिल्कुल दो स्केलर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, दो स्केलर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो जैसे मान ले पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क क्या हो जाएगा? पावर इंटू टाइम। वर्क क्या हो जाएगा बेटा? पावर इंटू टाइम। पावर भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, दोनों का स्केलर मल्टीप्लिकेशन आंसर आपको देता है एज अ मीनिंगफुल क्वांटिटी एज वर्क। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ई वाले पॉइंट पे आ जाओ बेटा। एडिंग एनी टू वेक्टर्स, किसी भी दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं क्या भाई? किसी एडिंग एनी टू वेक्टर्स नहीं, किसी भी दो वेक्टर को ऐड नहीं किया जा सकता। डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए तभी एडिशन पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका आंसर है नो, किसी भी वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते। वेक्टर्स हैविंग सेम डायमेंशंस ओनली कैन बी एडेड। वेक्टर्स हैविंग same dimensions, vectors having same dimensions can be added. Vectors having same dimensions can be added.
vectors having same dimensions can be added, it's as simple as that। तो E वाला पॉइंट हो गया है और F वाला पॉइंट पे आ जाओ बेटा। adding a component of a vector to the same, adding a component of the vector to the same vector, बिल्कुल सही बात है भाई। एक वेक्टर के कंपोनेंट को अपन दूसरे वेक्टर में ऐड कर सकते हैं, बिकॉज वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो सेम डायमेंशनल फॉर्मूले वाला ही होगा ना। अरे वेलोसिटी का कंपोनेंट है वेलोसिटी कॉस थीटा, सेम ही तो हो गया। तो यस, बिकॉज वेक्टर्स ऑफ सेम डायमेंशंस आर एडेड, because vectors of same dimensions, because vectors of same dimensions are added, it's as simple as that। vectors of same dimensions are added, it's as simple as that। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी से पूरे के पूरे डिटेल्ड सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लो। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया बेटा। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो आगे बढ़े। ये वाला था अपना क्वेश्चन नंबर 4, ऑल डन फॉर यू। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विथ रीजंस इफ इट इज ट्रू और फॉल्स, वो सही है या गलत है। पहला, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर। दूसरा, ईच कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर। तीसरा, द टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल। भाई जरा एक बार सेल्फ ट्राई कर लो और अपना सही नाम लिख करके टाइम स्टैम्प को मार्क करके इन तीनों के आंसर मुझे यस नो यस के फॉर्मेट में जैसा भी आपको सही लगे वो कमेंट सेक्शन में दे दो। सेल्फ ट्राई करना बनता है, अगर बन गया तो बहुत जबरदस्त, अदरवाइज फिर इसको मैं सॉल्व करवा दूंगा, लेकिन सेल्फ ट्राई करना बनता है बेटा, जल्दी सेल्फ ट्राई कीजिएगा। चलो ठीक है, बहुत शानदार, ये देख लिया होगा। अब जरा गौर करना शुरू करें इसके ऊपर। तो रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विथ रीजन इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी, एग्जैक्टली ट्रू। भाई इसके पहले अपन ने करके रखा हुआ था क्वेश्चन नंबर ये 4, ये वाला अपना डन हो चुका है। अब इस पे आ जाओ बेटा। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर, इसमें अपने को ट्रू और फॉल्स बोलना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज एब्सोल्युटली अ स्केलर क्वांटिटी। भैया मैग्नीट्यूड तो प्रॉपर्ली प्योर वैल्यू होती है ना भाई, तो मैग्नीट्यूड इज प्योर वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? प्योर वैल्यू। मैग्नीट्यूड इज प्योर वैल्यू। तो इसके पास कोई डायरेक्शन का एसोसिएशन होता ही नहीं है, इसके पास कोई डायरेक्शन का एसोसिएशन होता ही नहीं है। तो देयरफॉर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। चलो बेटा आप दूसरे वाले पे आ जाएं। तो दूसरे वाले में ये कहा जा रहा है कि ईच कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर। कभी भी ऐसा नहीं होता, दिस इज फॉल्स। ठीक है, दिस इज फॉल्स। कहा गया है कि ईच कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज अ स्केलर। क्या? ईच कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज अ स्केलर? अरे भाई जैसे मान ले यहां कोई वेक्टर है, वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, और मैंने बोला कि भैया 60 डिग्री के एंगल पे इसको रिजॉल्व करना है। मैंने बोला कि 60 डिग्री के एंगल पे इसको रिजॉल्व करना है, तो ये कितना आ जाएगा? 10 cos 60, और 10 cos 60 भी तो क्या रहेगा तेरे पास? ये रहेगा 5 मीटर पर सेकेंड ही हो जाएगा ना। तो इज ऑल्सो अ वेक्टर, इज ऑल्सो अ वेक्टर, मतलब वेलोसिटी का कंपोनेंट, वेलोसिटी का कंपोनेंट वेलोसिटी ही होता है, देयरफॉर वेक्टर का कंपोनेंट वेक्टर ही होता है। ठीक है, तो ये अपने पास कहा था कि वेक्टर का कंपोनेंट जो है वो स्केलर होगा। क्या आ रहे हैं? ना ना ना। अगला वाला, द टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल। तो टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू कहा गया क्या? ऑलवेज इक्वल टू तो नहीं होता डिस्प्लेसमेंट के बराबर। जैसे मान ले कोई अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन और वन डायरेक्शन में चल रहा है, कोई पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन मोशन और वन डायरेक्शन में चल रहा है तभी उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। अदरवाइज अगर पाथ डायरेक्शन चेंज हो गया तो फिर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होने वाला उसके। ठीक है, आया समझ? तो टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो लिख देंगे फॉल्स। ये सी वाला क्या है? फॉल्स है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होते हैं सिर्फ तब, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं। कब? जब वन डायमेंशनल मोशन हो। ओनली व्हेन द मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ये सिर्फ तभी होता है व्हेन द मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ये सिर्फ तभी होता है व्हेन द मोशन इज अलोंग अ
स्ट्रेट लाइन। तुमको ये वाला फंडा समझ में आ गया? ये तभी होता है व्हेन द मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड दैट टू in the same direction, and that too in the same direction without changing. Without changing. समझ गए तुम पूरा फंडा? ये वाला पूरा फंडा तुम्हारे दिमाग में शानदार तरह से बैठ गया है क्या? ठीक है, तो ये सी वाला भी हो चुका है अपना डन 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 डन। चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं। इसके और भी कुछ पॉइंट है क्या इसमें? जी हाँ, 2 पॉइंट्स और इसके अंदर। द एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल डिफाइंड एज टोटल पाथ लाइन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर द पाथ इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सटीक बात है, और जो कि सी वाले पॉइंट पर ही बेस्ड है। अगर 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 ऐसा होता है कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, तो वैसे ही अब देखो यार, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो रिश्ता है वो स्पीड और वेलोसिटी के साथ बड़ा गाढ़ा है। ठीक है, तो मैं इसके शायद मेरे ख्याल से डी वाले पॉइंट पे आ चुका हूं। जी हाँ, तो डी वाले पॉइंट पे आ चुके हैं। तो सिंस अपन जानते हैं कि मैग्नीट्यूड जो है ना डिस्टेंस का, हम जानते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है ना डिस्टेंस का, वो या तो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा, वो या तो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा या तो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये वाला इसका बेसिक फंडा होता है बेटा। अब जरा ध्यान देना, डिस्टेंस, अच्छा स्पीड कैसे निकलता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकलता है। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस का ये वाला कहना था तो सेम कहना फिर अपन स्पीड के मॉड्यूलस के लिए भी कह सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है बेटा? वेलोसिटी वाले फंडे में जाना पड़ेगा। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम है। ये वाला फंडा आपको समझ में आ गया है बेहतरीन तरह से? पक्का पूरा फंडा क्लियर है? तो स्पीड का जो मॉड्यूलस है वो वेलोसिटी के मॉड्यूलस से या तो ज्यादा होगा या तो उसके सटीक बराबर होगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो यहां पे भी क्या कहा गया था कि एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल is defined as either greater or equal to the magnitude of velocity। तो बिल्कुल सही बात है। तो therefore D वाला जो स्टेटमेंट है वो सटीक तरह से ट्रू हो जाएगा। अब बेटा जरा E वाले पार्ट पे आ जाओ। 3 वेक्टर्स नॉट लाइंग इन अ प्लेन, 3 वेक्टर्स हैं जो सेम प्लेन में लाइन नहीं कर रहे हैं, कैन नेवर एड अप टू गिव अ नल वेक्टर। भाई ऐसा इसलिए नहीं हो पाता बिकॉज आप उसको ट्राइंगल के फॉर्म में अरेंज नहीं कर पाओगे, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर लाइंग इन सम अदर प्लेन। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा था बेटा कि 3 वेक्टर्स नॉट लाइंग इन अ प्लेन कैन नेवर एड अप टू गिव अ नल वेक्टर। बिल्कुल ट्रू बात है, बिल्कुल ट्रू बात है बेटा, बिल्कुल ट्रू बात है। इसका रीजन क्या है? because as they are in different planes, because as they are in different planes, ये सारे के सारे वेक्टर अलग अलग प्लेन्स में लाई कर रहे हैं। because they are in different planes, इसलिए हम उनको ऐड नहीं कर सकते। therefore they cannot be arranged therefore they cannot be arranged in triangle, therefore they cannot be arranged इन ट्रायंगुलर ऑर्डर। इनको ट्रायंगुलर ऑर्डर में अरेंज नहीं किया जा सकता, जिससे कि उसका रिजल्टेंट नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, कैन नॉट बी अरेंज्ड इन द ट्रायंगुलर ऑर्डर या फॉर्म। ठीक है, मेरे ख्याल से ये वाला फंडा भी आपके दिमाग में सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर अपन बढ़ते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। कोई दिक्कत तो नहीं है? 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो आगे बढ़े। अब ये अपना पूरा फंडा हो चुका है डंडना डंडन। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर एक तरफा सवाल। एस्टैब्लिश द फॉलोइंग वेक्टर इनइक्वालिटीज ज्योमेट्रिकली और अदरवाइज। ठीक है, तो पहला लिखा है a प्लस बी, सारे के सारे वेक्टर्स है बेटा, जरा ध्यान दीजिएगा, इन सब पे वेक्टर लगा हुआ है। ये सारे के सारे क्या है बेटा? वेक्टर्स है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? वेक्टर। वेक्टर, ये भी वेक्टर है, सब के सब वेक्टर है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए वेक्टर, बी वेक्टर, इन्हीं पे पूरा कार्यक्रम चल रहा है। और मॉड का मतलब क्या होता है? मॉडुलस मतलब क्या होता है? वैल्यू। ठीक है, मॉड का मतलब क्या होता है? मॉडुलस। इसका मतलब क्या होता है? वैल्यू। ठीक है, एस्टैब्लिश द फॉलोइंग वेक्टर इनइक्वालिटीज ज्योमेट्रिकली और अदरवाइज, मतलब बेसिकली प्रूव करना है। तो पहला वाला क्या है? पहले वाले पे जरा आ जाओ बेटा। पहला वाला क्या है? जरा देखें इसको अच्छे से। तो ए प्लस बी, ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल मॉडुलस, ए वेक्टर
प्लस बी वेक्टर इसका होल मॉड्यूलस, उसके बाद क्या बोला गया है, इज लेस देन, तो इज लेस देन ए वाले वेक्टर का मॉड्यूलस प्लस बी वाले वेक्टर का मॉड्यूलस, ठीक है, इज लेस देन ए वाले वेक्टर का मॉड्यूलस प्लस बी वाले वेक्टर का मॉड्यूलस, इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा गौर करना शुरू करना, सोल्यूशन। पहले एक काम तो करो बेटा, ये a प्लस बी आया कैसे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कोई वेक्टर a इस तरफ काम कर रहा है और मान लो कोई वेक्टर b इस तरफ काम कर रहा है, चलेगा बेटा आप लोग को इतना, a वाला वेक्टर b वाला वेक्टर यहां काम कर रहा है। तो अगर आप a वेक्टर प्लस b वेक्टर लिखते हैं ना, अगर आप सिर्फ a वेक्टर प्लस b वेक्टर लिखते हैं तो ये बेसिकली रिजल्टेंट होता है। ये क्या होता है बेटा, ये रिजल्टेंट होता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास रिजल्टेंट, ये है a प्लस बी। अब उसके बाद देख क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि अगर मैं वेक्टर ए की बात करूं, ठीक है, मैं अगर सिर्फ वेक्टर ए के मॉड्यूलस की बात करूं और मैं अगर सिर्फ वेक्टर बी के मॉड्यूलस की बात करूं, तो उसके लिए ना मुझे इसमें डिनोशंस देने पड़ेंगे। इसको ओ बोल दें, इसको पी बोल दें, इसको क्यू बोल दें, इसको आर बोल दें, ओ आर बोल दें। तो ओ आर इज द रिजल्टेंट ऑफ ओ पी एंड ओ क्यू, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, अगर ए प्लस बी का मॉड्यूलस है तो ए प्लस बी is basically equal to OR वेक्टर, ठीक है। अब A प्लस बी का मॉड्यूलस पूछा हुआ है तो OR वेक्टर का मॉड्यूलस किसी ने बोला मतलब वो OR के बराबर हो जाएगा। OR वेक्टर का मॉड्यूलस किसी ने बोला मतलब वो OR के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे कहा गया है कि OR इज बेसिकली लेस देन, OR इज बेसिकली लेस देन A का मॉड्यूलस। A का मॉड्यूलस मतलब OP का मॉड्यूलस, OP वेक्टर का मॉड्यूलस प्लस ओ बी वेक्टर का मॉड्यूलस मतलब ओ क्यू वेक्टर का मॉड्यूलस, ठीक है। अब जरा गौर करना, ओ आर जो है ना, दिस इज बेसिकली लेस देन ओपी प्लस ओ एस, ओपी प्लस ओ क्यू। भाई ये तो क्लियरली है, ये तो क्लियरली दिख ही रहा है, ये तो लाइन को देख करके ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि OP प्लस OQ को जोड़ दोगे ना बेटा, तो उसके बाद भी जो OR है वो OR छोटा ही मतलब OR छोटा पड़ जाएगा और OP प्लस OQ की वैल्यू बड़ी आने वाली है। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी इस वाली पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट ले लो। 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन, सुपर क्लियर। चलो ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है यहाँ पे, a प्लस बी, ये आपने प्रूव कर दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला है a प्लस बी का मॉड्यूलस, a प्लस बी का मॉड्यूलस, b वाले पे आ गए तो a प्लस बी का मॉड्यूलस क्या है, उसके बाद a प्लस बी का मॉड्यूलस इज मोर देन क्या लिखा है बेटा इसके अंदर, ये लिखा है a वाले का मॉड माइनस b वाले का मॉड। सुनना अच्छे से, क्या लिखा है, a वाले का मॉड माइनस लिखा है शायद b वाले का मॉड, समझ गए, a वाले का मॉड माइनस लिखा है b वाले का मॉड। चलेगा a वाले का मॉड माइनस b वाले का मॉड, फिर होल का मॉड भी करना है, फिर होल का भी मॉड करना पड़ेगा, ठीक है। अब जरा इस पे आ जाओ तसल्ली से, ठीक है भाई। देखो a वेक्टर इस तरफ काम कर रहा है, a वेक्टर इस तरफ काम कर रहा है और b वाला वेक्टर इस तरफ काम कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले a प्लस बी का अपन रिजल्टेंट निकाल ले, पहले अपन a प्लस बी निकाल लें। तो a प्लस बी कैसे निकलेगा, सुनना अच्छे से, ये रहेगा तुम्हारे पास a प्लस बी, ये रहेगा तुम्हारे पास में क्या, a प्लस बी। बोलो भाई यहां तक कोई दिक्कत है क्या, बोलो भाई यहां तक कोई दिक्कत है क्या, जी सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देख क्या होता है, इसका नाम रख दे अपन O, इसका नाम R रख दे, इसका नाम P रख दे, इसका नाम Q रख दे चलेगा, चल ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, a प्लस बी का मॉड्यूलस, a प्लस बी का मॉड्यूलस मतलब इस OR, a प्लस बी जो है ना, जरा गौर करना बेटा, ये जो a प्लस बी वेक्टर है ना, ये OR वेक्टर है और OR वेक्टर का जब मॉड लेंगे ना अपन, जब OR वेक्टर का अपन मॉड लेंगे ना बेटा, तो वो सिर्फ और सिर्फ OR के बराबर ही आ जाएगा, जो कि अपन जानते हैं बकायदा, ठीक है। नाउ दिस शुड बी मोर देन a प्लस ऑफ माइनस बी, ठीक है, मतलब a माइनस बी करना पड़ेगा। तो पहले a और माइनस बी का रिजल्टेंट तो निकाल दें। पहले अपन a वाले का, ये था अपने पास a वाला वेक्टर और भैया b ऊपर की तरफ गया था तो यहां जाएगा अपने पास माइनस बी, ये हो जाएगा माइनस बी। तो भाई इसका अपन रिजल्टेंट तो निकाल दें, इसका अपन रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। पहले ए वेक्टर में से माइनस कर दे बी वाला वेक्टर, ठीक है, पहले ए वाले में से माइनस कर दे बी वाला वेक्टर। तो ए कितना है तेरे पास, ओ से पी जा रहा है और ये तेरे पास कहाँ गया, क्यू से। एक काम कर, ये ओ था, यहाँ पे इसको जेड ले ले, ठीक है। तो अपन जब यहाँ पे ओ पी माइनस ओ जेड करेंगे,
भाई जब दो वेक्टर्स को आप माइनस कर दोगे और जब उसका मॉड निकालोगे, ठीक है, जब दो वेक्टर्स को आप माइनस कर दोगे और उसका मॉड निकालोगे तो दिस इज अ स्मॉल वैल्यू ना, ओपी में से ओजेड को माइनस कर छोटी वैल्यू मिलने वाली है एज वन कंपेयर टू कंप्लीट ओ आर, ठीक है। तो देयरफॉर अपन कह सकते हैं कि जो ओ आर है ना वो क्या है, ए वाले का और बी वाले का मॉड्यूलस है बेटा, ठीक है, ए वाले का और बी वाले का मॉड्यूलस है, विच इज बेसिकली मोर देन दिस ए वेक्टर का मॉड माइनस बी वेक्टर का मॉड, फिर बेसिकली उसका वैल्यू पकड़ लिया, इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर वो माइनस में आता तो कहीं माइनस तो लेना नहीं पड़ेगा, तो जी नहीं सर, अगर माइनस में आ गया है इसका सब्ट्रैक्शन तो भी आपको जस्ट टेक द वैल्यू, नो साइन कन्वेंशन, हेंस प्रूफ, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है, 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन, सुपर क्लियर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। चले आगे बढ़ेंगे, अगले वाले पे आ जाओ। उसके ए का मॉड्यूलस माइनस, अच्छा ए माइनस बी का मॉड्यूलस लिखा है, क्या लिखा है बेटा, ए माइनस बी का मॉड्यूलस, ए माइनस बी का मॉड्यूलस, सही जा रहा हूं क्या, ए माइनस बी का मॉड्यूलस इज लेस देन ए का मॉड प्लस बी का मॉड, इज लेस देन ए का मॉड प्लस क्या हो जाएगा बी का मॉड। चलो भैया ध्यान दें ध्यान दें ध्यान दें, पहले a माइनस बी तो अपन कर लें, तो जरा गौर करते हुए चलना। a वेक्टर, अच्छा b ऊपर की तरफ जा रहा था तो अपन ने इसको लपेट दिया पीछे की तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस बी, ये हो जाएगा फिर क्या माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे बोला हुआ है a माइनस बी, ठीक है भाई, a माइनस बी जो है ना सिर्फ a माइनस बी, इसका मतलब होता है a और माइनस बी का रिजल्टेंट। तो a और माइनस बी का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरह से जाएगा इस तरफ, इसको अपन बोल देंगे, देखो ये OP था, ये OQ था, ये OZ था, इसको अपन S ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो a माइनस बी का रिजल्टेंट कोई बोले ना, कोई बोले ना अगर a माइनस बी का रिजल्टेंट का वैल्यू लेना है तो पहली बात तो a माइनस बी जो है ना वो OS है, तो OS वेक्टर का मॉड्यूलस लेंगे जो कि सिर्फ आ जाएगा OS के बराबर, यहां तक कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। ये अपने पास लेफ्ट हैंड साइड हो चुका है, राइट में क्या है बेटा, a का मॉड प्लस b का मॉड, ठीक है, राइट में क्या है a का मॉड प्लस b का मॉड, a कितना है, अरे भैया a तो पूरा, a का मॉड्यूलस लेना, a का मतलब क्या होता है पता है, OP वेक्टर, और OP वेक्टर का मॉड्यूलस लेना मतलब पूरा OP पकड़ लो, उसके बाद प्लस करना है B का मॉड्यूलस, तो B वेक्टर बोले तो OQ वेक्टर, ठीक है, OQ वेक्टर का अपने को मॉड्यूलस चाहिए मतलब पूरा OQ चाहिए, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये वाला फंडा समझ में आ गया होगा। नाउ अब दोनों को ऐड कर लो, तो अगर ये कहा गया है कि दोनों को ऐड करना है, अगर ये कहा गया है कि दोनों को ऐड करना है, इसका मतलब OP प्लस OQ, और तुम जरा देख लो बेटा OP प्लस OQ जो है ना वो काफी बड़ी वैल्यू आएगी एज वन कंपेयर टू OS, ठीक है। चमका कुछ, तो मैंने क्या बोला, नाउ वाइट से करूंगा, वाइट से मैंने क्या बोला बेटा कि नाउ ये जो लिखा है ना OP प्लस OQ ये काफी बड़ी वैल्यू है एज वन कंपेयर टू व्हाट OS था, ठीक है। तो इसका मतलब OS इज लेस देन OP प्लस OQ, और ये जो OS है ना बेसिकली वो अपने पास वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मॉड्यूलस है, वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मॉड्यूलस है, एंड दिस इज एब्सोल्युटली लेस देन, यहाँ पे OP क्या था अपने पास, a वाले वेक्टर का मॉड, और अपने पास ये जो OQ था वो क्या था बेटा अपने पास b वाले वेक्टर का मॉड, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, कहानी खत्म, ठीक है। आया समझ, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर बढ़ते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। चले ओके, डन 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 डन, आगे बढ़ो रे। अगला वाला क्या है, a माइनस बी का मॉड्यूलस है, क्या है बेटा, a माइनस बी का मॉड्यूलस, d वाले में a माइनस बी का मॉड्यूलस। चले d वाले में क्या लिखा है, a माइनस बी इसका मॉड्यूलस, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, दैट शुड बी मोर देन, दैट शुड बी मोर देन, दैट शुड बी मोर देन, उसके बाद क्या लिखा है बेटा, a का मॉड माइनस बी का मॉड होल मॉड में, a का मॉड माइनस बी का मॉड, ठीक है। क्या लिखा है, a का मॉड माइनस क्या लिखा है b का मॉड, फिर क्या लिखा है होल मॉड में लिखा है, यहां तक कोई परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब जरा गौर करें कैसे खेलेंगे इसके साथ। a वाला वेक्टर यहां से बनाओ यार, ये रहा वेक्टर a, ये रहा वेक्टर b, ठीक है।
अब देख क्या होता है, इसका नामकरण करते हैं अपन, इसको ओ नाम दिया पी नाम दिया, इसको क्यू नाम दिया, ठीक है। पहले तो अपने को a माइनस बी निकालना है, मतलब a और माइनस बी का रिजल्टेंट निकालना है। तो माइनस बी मारो पीछे, माइनस बी मारो पीछे, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस बी अपन ने मार दिया पीछे। तो बेटा a और माइनस बी का रिजल्टेंट, a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a और माइनस बी का रिजल्टेंट कुछ इस तरह से जाएगा, इस तरफ। तो ये जो अपन ने बना दिया है ना, ये बना दिया है a और माइनस बी का रिजल्टेंट। बोलो हाँ कि ना, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। इसका नाम अपन ने मेरे ख्याल से ऐसे रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने पास ओ पी क्यू, इसको z ले ले, s ले ले, जो भी मेरा मन कर सकता है वो अपन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई बोलता है इसका मॉड्यूलस निकालना है, कोई बोलता है कि a माइनस बी वेक्टर, इसका मॉड्यूलस निकालना है, तो a माइनस बी वेक्टर मतलब OS वेक्टर, तो OS वेक्टर का मॉड्यूलस निकालना है मतलब OS निकालना है। क्या निकालना है बेटा, OS की बात चल रही है, ठीक है। चले ओके, मूविंग ऑन मूविंग ऑन मूविंग ऑन। अब जरा ध्यान देना, राइट में क्या है, a का मॉड माइनस b का मॉड, ठीक है। तो बेटा a का मॉड क्या होता है, अच्छा a का मॉड माइनस b का मॉड, पहले इतने की तो बात कर लें, a का मॉड माइनस b का मॉड, फिर होल का मॉड कर लेंगे अपन, ठीक है। तो a का मॉड क्या होता है, a का मॉड मतलब OP माइनस b का मॉड मतलब क्या है, अच्छा b का मॉड पूछा ना बेटा, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, b मतलब OQ, और फिर इसका होल मॉड ले लिया अपन ने, ठीक है। अब एक बात सुन, अगर ओपी की वैल्यू बड़ी हो गई और ओक्यू की वैल्यू छोटी है, तो फिर तो ये आंसर दरअसल प्लस में आने वाला है। लेकिन अगर ओपी छोटा है और ओक्यू बड़ा है, तो इसका आंसर निगेटिव में आएगा, लेकिन निगेटिव ना लेना पड़े इसलिए यहां पे मॉड लेके रखा हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो यार ये दो वेक्टर्स ना छोटे, ये दो वेक्टर्स ना माइनस हो रहे हैं, तो इनको छोटा हो जाएगा लोग, ठीक है। ये जो दो वेक्टर्स है ना, ये माइनस हो रहे हैं, तो ये छोटे हो जाएंगे वेक्टर्स। और अगर आप वेक्टर a माइनस बी पे फोकस करें, तो वेक्टर a माइनस बी आपको OS दे रहा है, मतलब ये वेक्टर दे रहा है। सो दिस इज एब्सोल्युटली मोर, तो देयरफॉर a माइनस बी इज मोर देन a का मॉड्यूलस माइनस b का मॉड्यूलस, इसका होल मॉड्यूलस, ठीक है। हेंस प्रूफ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, सिंपल था, इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। हो गया, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो आगे बढ़ेंगे बेटा, ये वाला फंडा अपना हो चुका है डन 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 डन। अगले वाले पे आ जाओ बेटा, अच्छा ये तो वेक्टर्स लगे हुए थे, अगले वाले पे आ जाओ। तो गिवन a प्लस बी प्लस सी, यहां पर भी ये वेक्टर्स ही हैं, ठीक है। यहां पर भी जो ये चीजें गिवन है ना, ये वेक्टर्स ही हैं, a वेक्टर, b वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ठीक है। यहां पर भी क्या है कि सब वेक्टर्स की बात चल रही है, यहां पर भी सब में किसकी बात चल रही है बेटा, वेक्टर्स की बात चल रही है। मस्ट ईच बी अ नल वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ, यहां पे पूछा हुआ है a प्लस सी इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ b प्लस डी। एक बार जरा ये देख लें, उसके बाद कैन नेवर बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ b, c एंड d, ठीक है। ओके ये वेक्टर था, और यहां पे b प्लस सी मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ a एंड d इफ a एंड d आर नॉट कोलिनियर एंड इन द लाइन ऑफ a एंड d। ये भैया आपके पास सवाल एक बार सेल्फ ट्राई कर लो, बन गया तो बहुत जबरदस्त, अदरवाइज फिर इसको मैं सॉल्व करवाता हूं। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब यह गिवन कंडीशन क्या है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी वेक्टर शुड बी अ नल वेक्टर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो पहला वाला बोल रहा है कि भाई काम करो, a को, b को, c को, d को, ऑल मस्ट बी अ नल वेक्टर टू हैव रिजल्टेंट एज नल वेक्टर। तो भाई ये जरूरी नहीं है, ऐसे 10 तरीके हैं जिससे कि आप रिजल्टेंट को जीरो बना सकते हो। ऐसा कर लो कि a और b का रिजल्टेंट और c और d का रिजल्टेंट की वैल्यू सेम हो, बट वो काम कर रहे हो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब भी अपने पास जो रिजल्टेंट है वो नल वेक्टर के तौर पे आ सकता है। तो जो पहला वाला स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, ठीक है। तो जो पहला वाला स्टेटमेंट है दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। चमक गया तुमको पहला वाला फंडा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले वाले पे आ जाओ, द मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस सी इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ b प्लस डी। बिल्कुल सही बात है, a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, मतलब करेक्ट तो लिख दें अपन, ठीक है। अब जरा देखना एक्सप्लेनेशन, ठीक है। देखो भैया, अगर a प्लस सी का मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो गया है, किसके बराबर हो चुका है, मैग्नीट्यूड ऑफ b प्लस डी के,
इसका मतलब ये है बेटा, इसको यहां लेके आऊंगा माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा, नल वेक्टर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये वाला अपने पास करेक्ट था। सी वाला क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सी एंड डी, ठीक है भैया। अगर बी, सी और डी के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है अगर वो ए के सामने छोटा पड़ जाएगा तो नेट आंसर जीरो नहीं आ सकता। तो भैया दिस कैन, ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सी एंड डी, ठीक है। उसके बाद b प्लस सी मस्ट लाई इन अ प्लेन ऑफ a एंड d। भाई ये बात बिल्कुल सही है ना। अगर b प्लस सी का मतलब क्या होता है, b का और c का रिजल्टेंट, ठीक है। a प्लस डी क्या होता है, a का और d का रिजल्टेंट। अगर दोनों का रिजल्टेंट दोनों अगर अलग अलग प्लेन में है तो वो रिजल्टेंट फिर अलग अलग प्लेन्स में बनेंगे और फिर नल वेक्टर नहीं आ पाएगा। तो अलग अलग में अगर लाई करेंगे तो नल वेक्टर नहीं आ पाएगा। तो ये रहा अपने पास करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। यहां पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो सेम प्लेन में ही लाई करना चाहिए, सेम प्लेन में ही लाई करना चाहिए दोनों के रिजल्टेंट को। बी और सी मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ ए एंड डी, ठीक है। तभी रिजल्टेंट सेम प्लेन में लाई करेगा, पॉसिबिलिटी बनेगी कि नल वेक्टर आ जाए, ठीक है। चलो, अरे हटो रे। Okay. Three girls skating on a circular ice ground of radius 200 meter start from a point P on the edge of the ground and reaches a point Q diametrically opposite to P, ठीक है। P से कहां पहुंच गए बेटा, Q तक पहुंच गए। It's as simple as that. उसके बाद what is the magnitude of the displacement vector for each? भाई सबका displacement vector का जो magnitude है वो सेम ही होने वाला है, ठीक है। Same magnitude of displacement vector, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सबका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो सेम ही होने वाला है ना। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करते हैं, बस इनिशियल को पकड़ो और फाइनल को पकड़ो। तो इनिशियल क्या है P, फाइनल क्या है Q, बस बात ही खत्म हो जाएगा। तो सबका डिस्प्लेसमेंट जो है उसका जो मॉड्यूलस है वो PQ वेक्टर का मॉड्यूलस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर ईच, वो अपन ने निकाल दिया PQ के बराबर। फॉर विच गर्ल इज दिस इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, ठीक है। तो भैया A वाले का पाथ अलग था लेकिन डिस्प्लेसमेंट PQ था, B वाले का पाथ स्ट्रेट था, ये C वाले का पाथ बिल्कुल अलग था। तो भाई एक बात आप समझ लीजिए कि जो ये B वाली गर्ल है ना, ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल गई, तो उसका डिस्प्लेसमेंट और उसका डिस्टेंस दोनों सेम है। तो इसका जो आंसर है पहले वाले का तो वो हो चुका है, सेम है, और दूसरे वाले का आंसर होगा गर्ल B। लड़की का नाम B था कि वो पाथ का नाम B था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द पाथ का नाम B ले लेते हैं अपन। तो गर्ल अराउंड द पाथ B, the girl around the path B will have magnitude of displacement and displacement and distance exactly same होगा, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया है। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो आगे बढ़ेंगे बेटा। 8th वाला हो चुका है डन। आ जाओ उसके 9th वाले पे। A cyclist starts from center O of a circular park of radius 1 kilometer, reaches the edge P of the park and then cycles along the circumference। कब तक साइकिल करता रहा भैया, along the circumference and returns to the center along QO। मतलब यहां से यहां गया, फिर P से Q तक गया और फिर Q से आ गया नीचे की तरफ। तो आपसे ये पूछा हुआ है कि व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट। तो भैया पहली बात तो ये है कि डिस्प्लेसमेंट 0 है। डिस्प्लेसमेंट क्यों 0 है, बिकॉज कहानी जहां पे स्टार्ट हो रही है वहीं पे कहानी खत्म हो रही है, डिस्प्लेसमेंट इसलिए 0 है। दूसरी बात, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। तो भैया अगर 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 डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बिकॉज एवरेज वेलोसिटी निकलती कैसे है, एवरेज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट 0, एवरेज वेलोसिटी 0। तीसरा क्या पूछा हुआ है, एवरेज स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट। तो भैया स्पीड के लिए मतलब टोटल पाथ अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। स्पीड निकालना है मतलब टोटल पाथ अपॉन टोटल टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। भाई टोटल पाथ कितना होगा जरा गौर करना। रेडियस वाज 1 किलोमीटर ना, जी हाँ, रेडियस था इसका पूरा 1 किलोमीटर। तो रेडियस यहां से यहां तक का 1 किलोमीटर हो गया, स्ट्रेट पाथ का 1 किलोमीटर। उसके बाद ये P से Q जो है ना वो पूरे सरकमफ्रेंस का 1/4 पार्ट है। जो P से Q है ना वो पूरे सरकमफ्रेंस का 1/4 पार्ट है। तो 2 पाई R अपॉन 4 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां वापस Q से आ गए तो 1 किलोमीटर अपॉन टाइम कितना लग गया भैया, टाइम कितना लग गया। तो सवाल में गिवन था यहाँ पे मेरे ख्याल से कितना, टेक्स 10 मिनट्स। 10 मिनट का मतलब क्या होता है बेटा, उसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 10/60 ऑफ एन आवर।
आर। ठीक है भाई, इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा तुम्हारे पास में इसका फाइनल आंसर। इसको जैसे अपन सॉल्व आउट करेंगे तो अपना आंसर अप्रोक्सीमेटली आना चाहिए 21.4, ऑब्वियसली किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जल्दी इसको स्क्रीनशॉट ले लो, उसको नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं अपन इसके आखिरी अंतिम सवाल की तरफ। हो गया है, चलो आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, on an open ground a motorist follows a track that turns to his left at an angle of 60 degree after every 500 meter starting from a given turn. Specify the displacement of the motorist at the end of third second, sixth third turn, sixth turn and eighth turn. Compare the magnitude of the displacement with the total path length covered by the motorist in each case. ठीक है, मतलब 500 मीटर का एक चाल चलता है, फिर 60 डिग्री का लेफ्ट टर्न आता है। ठीक है, 500 मीटर का एक चाल चलता है, उसके बाद 60 डिग्री का लेफ्ट टर्न आता है। तो भैया कहीं ना कहीं हर 60 डिग्री के लेफ्ट टर्न के बाद ना उसको ये समझ में आएगा कि भाई हेक्सागन पे चल रहे थे हम। कहां चल रहे थे? हेक्सागन पे चल रहे थे, रेगुलर हेक्सागन पे। ठीक है, बिकॉज 500 मीटर की चाल है, हमेशा हमेशा चाल कितने की है बेटा? 500 मीटर की चाल है। ठीक है, ये ट्राई किया गया है प्रॉपर रेगुलर हेक्सागन बनाने का। ठीक है, अगर आप समझ रहे हैं मेरी बात तो आप समझ जाएंगे। तो ये कितना है बेटा? ये 500 मीटर है, ये है 500 मीटर। ये वाला हिस्सा भी कितना है बेटा? 500 मीटर है। उसके बाद ये वाला हिस्सा भी कितना है बेटा? 500 मीटर है। उसके बाद इसको भी अपन ऐसे लिख देते हैं, ये वाला हिस्सा भी कितना है बेटा? 500 मीटर है। ये वाला भी 500 मीटर है और बस ये वाला भी 500 मीटर है। ठीक है, अब जरा 2 मिनट ध्यान देते हुए चलना, बहुत ही शानदार सी बात तुमको बता रहा हूं। ठीक है, मान लेते हैं कि कहानी ना यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। मान लो कहानी जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो रही है ए पे, ये बी है, सी है, ये अपने पास मान लो डी वाला पॉइंट है, ये अपने पास मान लो ई वाला पॉइंट है, ये अपने पास मान लो एफ वाला पॉइंट है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो मान लो कि स्टार्टिंग हो रही है ए पे, स्टार्ट्स एट ए। मान लो कि स्टार्टिंग हो रही है कहां पे बेटा? स्टार्टिंग हो रही है ए पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हुआ क्या है ना कि अच्छा एक और चीज, तीसरा टर्न, छठवां टर्न और आठवां टर्न। ठीक है, जब स्टार्टिंग यहाँ पे हुई तो यहाँ फर्स्ट टर्न, सेकंड टर्न, थर्ड टर्न आएगा डी पे। ठीक है, तो आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि थर्ड टर्न अकर्स एट डी पॉइंट। ठीक है, तीसरा वाला टर्न जो है ना वो डी वाले पॉइंट पे आएगा, ताकि आप इसको पूरा मेजर करते हुए चले। भाई लेफ्ट टर्न लेना ना, 60 डिग्री पे लेफ्ट टर्न आ रहा है। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं 2 मिनट ध्यान देना, कर रहा हूं पूरा फंडा क्लियर कर रहा हूं, बस 2 मिनटों को। ये इस तरफ चले आते, ये इस तरफ निकल जाते, इस तरफ निकल जाते। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे आते तो भैया इस तरफ निकल लेते। ठीक है, अब मैं जरा इसको ऐसे पूरा कर रहा हूं। देखो यहां गए तो ये पाथ होना चाहिए, यहां जा रहे हैं तो ये पाथ होना चाहिए, यहां जा रहे हैं तो ये वाला पाथ होना चाहिए, यहां जा रहे हैं तो ये वाला पाथ होना चाहिए, इस तरफ आ गए तो ये वाला पाथ होना चाहिए, और इस तरफ ये वाला पाथ होना चाहिए। हर जगह पे 60 डिग्री का एंगल है। हर जगह पे कितना एंगल है बेटा? 60 डिग्री का एंगल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हर जगह पे 60 डिग्री, ये बोले तो 60 डिग्री, ये बोले तो 60 डिग्री। चलो भाई, अब तुम समझ गए मेरे ख्याल से, है ना? अब तुम पूरी कहानी समझ गए हो। 60 डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का। ठीक है, अब क्या पूछा है कि भाई थर्ड टर्न की बात कर लें एक बार। ठीक है, तो थर्ड टर्न पहले पूछा गया है कि थर्ड टर्न, फिर सिक्स्थ टर्न, फिर एट्थ वाला टर्न। ठीक है, थर्ड टर्न दैट इज एट डी, यहां से स्टार्ट हुआ फर्स्ट सेकंड, ये होगा थर्ड वाला टर्न जो कि डी पर अकर करेगा। तो जब अपन डी वाले पॉइंट पे पहुंच गए तो व्हाट इज द बेसिकली डिस्टेंस। ठीक है, जब डिस्टेंस की बात चलेगी ना बेटा, जब बात चलेगी डिस्टेंस की, फट से निकल जाएगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा आपको पता ही है। डिस्टेंस के लिए पहले ए से बी आ जाओ, उसके बाद बी से सी चले जाओ, उसके बाद सी से डी चले जाओ। तो भैया आपको पता है 500 प्लस 500 प्लस 500 मतलब 1500, 500 प्लस 500 प्लस 500 मतलब 1500 मीटर का डिस्टेंस तो हो चुका है। अब मसला है डिस्प्लेसमेंट निकालने का। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब ए से डी, ध्यान देना अच्छे से बेटा, डिस्प्लेसमेंट इससे बनाते हैं अपन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मतलब ए से डी जा रहे हो। ठीक है, अब जरा गौर करो, बहुत ही प्यारी से बात तुमको बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। मैं एक बार यहां पे कर रहा हूं तुम्हारे लिए कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये 2 चीजें मैंने कर दी, इससे तुम्हें क्या चीज क्लियर आउट होगी तुमको पता है? सुनो,
भाई ये रेगुलर हेक्सागन था, हर साइड 500 500 का था। रेगुलर हेक्सागन का मतलब हर साइड 500 500 का ही होगा ना। तो बेटा ये वाला साइड भी कितना हो जाएगा 500, ये था O, और ये वाला साइड भी कितना हो जाएगा 500। ठीक है, तो भाई जब A से आप D जाओगे ना तो इवेंचुअली कितना हो जाएगा, ये अपने पास डिस्प्लेसमेंट के तौर पे निशानी क्या छोड़ के जाएगा, देखना भैया, डिस्प्लेसमेंट जो है तुम्हारे पास सीधा A से D हो जाएगा। और आप जानते हो A से D कैसे निकलता है, A से O प्लस O से D। अब A से O है 500, O से D है 500, तो आ जाएगा 1000 मीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो मैं चाहता हूं कि थर्ड टर्न पे क्या हुआ वो आप तरीके से लिख लें कि 1000 मीटर होगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। फिर मिटा दूंगा मैं इस चीज को बेटा, फिर मिटा दूंगा मैं इस चीज को। हो गया, चलो अब क्या है, कंस्ट्रक्शन जो मैंने किया था उसको मैं निपटा रहा हूं यहां से। ये तुम्हारा मैंने कार्यक्रम कर दिया सेट, किसके लिए बेटा, थर्ड टर्न के लिए। अब मैं यहीं पे करने वाला हूं किसके लिए, सिक्स्थ वाले टर्न के लिए। थर्ड टर्न तो अपना हो चुका है, अब मैं यहीं पे करने वाला हूं किसके लिए बेटा, सिक्स्थ वाले टर्न के लिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहीं पे करने वाला हूं सिक्स्थ टर्न के लिए। तो छठवां टर्न कब देखने को मिला, देखो ए पे स्टार्ट हुआ, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठवीं, तो सिक्स्थ टर्न दैट इज एट ए इटसेल्फ, दैट इज एट ए इटसेल्फ। भाई अगर छठवां टर्न है ना, सिक्स्थ टर्न दैट इज एट ए इटसेल्फ, दैट इज ए इटसेल्फ। ठीक है भाई, अगर ए पर ही है तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, तो भाई ए पर ही है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। ए पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर डिस्टेंस कोई पूछे तो डिस्टेंस तो आप जानते हैं कैसे निकलता है भाई, पहले ए से बी गए, फिर बी से सी गए, फिर सी से डी गए, फिर डी से ई गए, फिर ई से एफ गए, और उसके बाद फिर एफ से वापस ए पे आ गए। तो 500 500 500 500 500 6 बार कर दिया, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, 3000 मीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर इसके आपको आखिरी वाले पॉइंट पर लेकर के आते हैं। बस आखिरी वाले पॉइंट पर लेकर के आते हैं। आखिरी वाला पॉइंट क्या है बेटा, आठवां टर्न। इतना पूरा फंडा क्लियर है, इतना पूरा फंडा क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चले आगे बढ़ेंगे। सिक्स्थ टर्न पूरा क्लियर हो गया। अब आएंगे अपन एट्थ वाले टर्न पे। एट्थ वाला टर्न सी पे आने वाला है। ठीक है, देख लो, छठवां टर्न यहां पे खत्म हुआ, सातवां और आठवां। छठवां टर्न यहां पे खत्म हुआ, सातवां और आठवां, मतलब एट पॉइंट सी। तो लिख दूं मैं इसको एट्थ टर्न एट पॉइंट सी, एट्थ टर्न एट पॉइंट सी। तो जब इसकी बात करेंगे, जब अपन यहां पे डिस्टेंस की बात करेंगे, तो डिस्टेंस तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ए से बी और बी से सी, ए से बी और बी से सी। अच्छा डिस्टेंस है ना, तो यहां बेटा 8 चाल चल चुके हैं अपन बेटा, 8 चाल। ठीक है, सीधे ऐसे नहीं पहुंच गए थे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ऐसे अपन गए थे। तो 500 इंटू 8 करना पड़ेगा बेटा, कितना हो जाएगा, 4000 मीटर। तो अपने पास डिस्टेंस हो ही गया। अब निकालते हैं अपन यहीं पे बैठे बैठे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या निकालना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट सीधे तौर पे ए सी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट सीधे तौर पे क्या हो जाएगा, ए सी वेक्टर हो जाएगा। तो बेटा चला आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, ये रहेगा अपने पास। ठीक है, यहां तक तुम्हें कोई भी परेशानी मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक तुम्हें कोई भी परेशानी मेरे ख्याल में तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एसी ये रहा। अब जरा एक बार सेल्फ ट्राई कर लो बेटा, बन गया तो बहुत शानदार, अदरवाइज फिर उसको मैं सॉल्व करवाता हूं। लेकिन लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है, इसका जो भी आपका आंसर आ जाए वो कॉमेंट सेक्शन में आंसर लिखते हुए चलिएगा। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, ये वाला फंडा पूरा क्लियर था। अब जरा यहाँ पे देख लो, अपने को चाहिए यहाँ पे ये वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, ए सी वाला ये रहेगा अपना आंसर। ठीक है, अब जरा गौर करें, अगर हम इस पर ध्यान देना तो हम इसको दरअसल दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट के तौर पे ले सकते हैं। ठीक है, कौन से दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट के तौर पे सर, देखो बेटा ओ था यहाँ पे कहीं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो दिस इज ए ओ वेक्टर जो कि 500 के बराबर होगा, और ये वाला भी कितना है, ए बी वेक्टर जो कि 500 के बराबर होगा। इसका रिजल्टेंट होगा ए सी वेक्टर। ठीक है, इसका रिजल्टेंट होगा ये ए सी वेक्टर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि ए सी वेक्टर इज द रिजल्टेंट, ए सी वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ, सुनना अच्छे से, ए सी वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ, ये अपने पास क्या हो जाएगा, ए ओ और अपने पास ए बी, ए ओ
एंड ए बी वेक्टर, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और बड़ी मस्त बात, ए ओ और ए बी जो है ना वो काम कर रहा है पूरा 60 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, वो काम कर रहा है पूरा 60 डिग्री के एंगल पे। तो जब ए सी मैं निकालूंगा बस आंसर खत्म हो गया, अब तो आ ही गया। जब मैं ए सी का वेक्टर का मॉड्यूलस निकालूंगा विच इज बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, पहली बात तो पहले वाले का स्क्वायर 500 का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर 500 का स्क्वायर, फिर ट्वाइस ऑफ ए बी, उसके बाद cos 60, ठीक है। और cos 60 आप क्या जानते हैं, cos 60 क्या होता है बेटा, 1/2 होता है। जैसे आप इसको पूरा सॉल्व इन करेंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 866.03 मीटर, ठीक है। एक बार जरा क्रॉस चेक कर लेना इसको, अप्रोक्सीमेटली 866.03 मीटर इज गोइंग टू बी योर प्रॉपर आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है, चले ठीक है, क्लियर, ओके बेटा, ये वाला फंडा अपना पूरा हो चुका है, डन 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 डन। ये थे अपने पास कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चंस पार्ट 1 में, बाकी बचे हुए क्वेश्चंस अगले पार्ट में करने वाले हैं इतने ही शानदार तरह से। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ठीक है। और सबको बता दो, बात फैला दो कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी पहुंचने वाली है, ठीक है। तो क्लास करते हैं यहीं पे खत्म। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।